Hello everyone. Once again, welcome back to our online platform RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series. तो जैसा कि अभी अपनी क्लासेस करंटली रन हो रही है, आपके अपकमिंग एग्जाम्स एम्स CRE RRB और आपके नेक्स्ट नोट सेट के लिए भी ये जो क्लासेस अपनी कंटिन्यू हो रही है वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पर प्राइमरली फोकस जो अपना रहेगा वो रहेगा आपके एम्स CRE के एग्जाम को लेके। तो उसके अंदर हम कुछ यहाँ पे मॉडल टेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम टेस्ट डिस्कशन करेंगे यहाँ पे वीडियो के अंदर MCQ सेशन में। ओके, तो जहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को रखेंगे, जैसे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में MCQs दिए गए थे उसी के सिमिलर, बट थोड़ा उनसे अच्छे पैटर्न के अंदर MCQs हम रखने वाले हैं, क्योंकि इजी MCQ तो हम यहाँ पे सोल्व करवाएंगे जो मैं आपको अदर लिखवा के सोल्व करवा दूंगा ड्यूरिंग क्वेश्चन। जो मैं एक्सप्लेन करवाता हूँ उसमें इजी MCQ आपको मिल जाएंगे और MCQs भी हम यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। बट थ्योरी क्लास में जब पढ़ाते हैं वैसे हम नहीं डिस्कस करेंगे यहाँ पे, केवल जो भी लिखवा रहा हूँ वो हर लाइन में आपके MCQ रहने वाला है। तो एज ए आप अपनी नोटबुक को लेके बैठिएगा ताकि आपको जो है एक प्रिसाइज नोट्स आपके पास में बन जाए जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। MCQ है अपना, duodenal ulcer with bleeding managed conservatively, which treatment will be successful on the following? कौन सा ट्रीटमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली हम फॉलो कर सकते हैं? ड्यूडेनल अल्सर है, साथ में ब्लीडिंग भी है, तो PPI बिस्मथ टेट्रासाइक्लिन मेट्रोजिल, PPI अमोक्सिसिलिन क्लेरिथ्रोमाइसिन, PPI मेट्रोजिल और PPI बिस्मथ क्लेरिथ्रोमाइसिन। कौन सी ड्रग को हम यहाँ पे बेस्ट माना जाएगा यहाँ पे? तो देखिए इस केस में अपना जो राइट आंसर जो अपना रहेगा वो रहेगा क्या? प्रोटॉन पंप इनिबिटर देंगे, अमोक्सिसिलिन देंगे, क्लेरिथ्रोमाइसिन देंगे, ठीक है। तो इस थेरेपी को हम क्या बोलते हैं? H पाइलोरी इन्फेक्शन के लिए ये थेरेपी एज ए इराडिकेशन थेरेपी के रूप में इसको जो है समझा जाता है, ठीक है। तो ये जो है थेरेपी कितने दिनों तक आपको लेनी है? 14 डेज तक जो है इस थेरेपी को यूज में लेनी है, और ये जो है इसकी सक्सेस रेट भी कितनी है? 90%। तो 90% केस के अंदर ये क्या थेरेपी काफी अच्छी रूप में काम में आती है। तो PPI के अंदर भी कौन सी ड्रग हम काम में लेते हैं? तो लेंसोपेराजोल। नेक्स्ट MCQ, ए 45-year-old patient came with ongoing massive hematemesis। एक 45-year-old पेशेंट है जिसमें कंडीशन क्या है? हिमेटेमेसिस की कंडीशन है। द पेशेंट इज अलर्ट एंड हीमोडायनेमिकली स्टेबल। पेशेंट कैसा है? अलर्ट है और वो हीमोडायनेमिकली अभी कैसा है? स्टेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज योर नेक्स्ट इमीडिएट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट? तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट इमीडिएट स्टेट ऑफ मैनेजमेंट क्या हो सकता है? ऑप्शन है अपने पास में: सेंड टू डू एन अर्जेंट अपर जे एंडोस्कोपी, send for blood transfusion, start IV fluids, put the patient in recovery position and protect airway। तो क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे इस कंडीशन में? इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट क्या रखा जाएगा अपना यहाँ पे? 45-year-old मेल है, मैसिव हिमेटेमेसिस हो रहा है उसको, अभी पेशेंट कैसा है? अलर्ट है और हीमोडायनेमिकली स्टेबल है। मतलब उसके जो वाइटल्स वगैरह हैं, उसका जो हीमोडायनेमिकली मतलब उसकी जो ब्लड जो CBC वगैरह हम जो करवाते हैं वो भी यहाँ पे ओके है। उस कंडीशन में अपना नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट क्या रहेगा? तो देखिए ये भी जो है काफ़ी प्रैक्टिकल बेस एग्जाम में MCQ आपको देखने को मिल सकता है। एम्स ऐसे MCQs एग्जाम में डालता रहता है। तो देखो राइट आंसर अपना यहाँ पे जो रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, पुट द पेशेंट इन रिकवरी पोजीशन। रिकवरी पोजीशन के अंदर पेशेंट को हम रखेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे किसको? एयरवे को, ठीक है। यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। तो देखो यहाँ पे इसका भी एक प्रोटोकॉल है, किस किस प्रकार से कब हमें क्या स्टेप लेने हैं काम में। तो वो देखो सबसे पहला प्रोटोकॉल क्या है यहाँ पे इस MCQ में? जैसे हेमेटोमेसिस हो रहा है तो उसमें क्या करो? एयरवे को प्रोटेक्ट करो, एस्पिरेशन से प्रिवेंट करो, ठीक है। सेकेंड स्टेप जो आपका रहेगा, मैसिव हेमेटोमेसिस है तो ब्लड को जो है क्रॉस मैचिंग के लिए भेज दीजिए।
तो देखो एयरवे को हमने एस्टैब्लिश कर लिया, मैनेज कर लिया, ठीक है। अब क्रॉस मैचिंग किस लिए कर रहे हैं, ताकि मैसिव यहाँ पे ऑनगोइंग हेमेटोमेसिस है, ब्लड की कमी होगी पेशेंट में, एचबी की कमी हो सकती है आने वाले टाइम में, तो उसके लिए क्रॉस मैचिंग करके रखनी है आपको, ताकि जो जो यूनिट ऑफ ब्लड्स है वो यहाँ पे रेडी रख सकें ट्रांसफ्यूजन के लिए। जैसे ही ये हो जाए उसके बाद में क्या करना है आपको, आईवी लाइन को सिक्योर करना है। नेक्स्ट 4 हम क्या करवा सकते हैं, एंडोस्कोपी। ठीक है, तो एंडोस्कोपी करने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक आईवी लाइन जरूर होना चाहिए। तो ये जो प्रोटोकॉल है हमें फॉलो करना है, तो यहाँ पे बेस्ट आंसर अपना यहाँ पे जो रहेगा वो क्या रहेगा, पुट द पेशेंट इन रिकवरी पोजीशन एंड प्रोटेक्ट एयरवे। नेक्स्ट हमसे रिकवरी पोजीशन से हम क्या समझ सकते हैं कि उसको जो है लेटरल पोजीशन में प्रोवाइड करनी है ताकि एस्पिरेशन ना हो। तो रिकवरी पोजीशन में क्या होता है कि एक तो जो आपका हैंड है वो आपको हैंड जो है सपोर्ट करता है किसको, हेड को, ठीक है। तो एक हैंड आपके हेड के नीचे रहेगा और नी जो है वो क्या रहेगा, स्टमक की साइड में फ्लेक्स रहता है। तो ये होती है क्या, रिकवरी पोजीशन। नेक्स्ट एमसीक्यू, मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ क्रोनिक गैस्ट्रिक अल्सर। क्रोनिक गैस्ट्रिक अल्सर की जो है मोस्ट कॉमन लोकेशन कौन सी होती है, ग्रेटर कर्वेचर, पाइलोरस ऑफ स्टमक, लेजर कर्वेचर नियर इंसिसुरा, लेजर कर्वेचर नियर प्रोक्सिमल स्टमक। क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे, मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ क्रोनिक गैस्ट्रिक अल्सर। या फिर अगर आपसे पूछे मोस्ट कॉमन साइट फॉर पेप्टिक अल्सर डिजीज, ये भी हम समझ सकते हैं। तो अपना जो यहाँ पे आंसर क्या रह सकता है, ऑप्शन नंबर ए ग्रेटर कर्वेचर, ऑप्शन नंबर बी पाइलोरस ऑफ स्टमक, ऑप्शन सी लेजर कर्वेचर नियर इंसिसुरा, ऑप्शन डी लेजर कर्व नियर प्रोक्सिमल स्टमक। तो देखिए इस कंडीशन में अपना जो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, लेजर कर्व नियर इंसिसुरा अपना यहाँ पे क्या रहता है, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, इसी के साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आरएनसीसी नर्सिंग कोचिंग की ओर से सीआरई 2025 को लेके जो है एग्जाम स्पेशल सीरीज को जो अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न जो है अपने ऑफिशियल ऐप के ऊपर इसको जो है लॉन्च कर दिया गया है न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब न्यू पैटर्न क्या है, न्यू पैटर्न में आपको क्या देखने को मिलेंगे, आपको नर्सिंग के एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, आपको 75 एमसीक्यूज, और जीके एप्टीट्यूड कंप्यूटर के आपको जो एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 25। ओके, तो 75 किसके, नर्सिंग के, 25 किसके, जीके एप्टीट्यूड कंप्यूटर के। तो अब इसमें जो टोटल मार्क्स कितने होते हैं, टोटल मार्क्स का यहाँ पे 400 मार्क्स में नेगेटिव मार्किंग कितनी है, तो 1/4 की इसकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। अब ये जो अपना यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अंदर जो पैटर्न है एमसीक्यूज का, वो पैटर्न कैसा है, पीवाईक्यू बेस्ड पैटर्न है, क्लिनिकल बेस्ड आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, स्किल बेस्ड एमसीक्यू रहेंगे, इमेज बेस्ड भी जैसे एमसीक्यू के अंदर पूछा गया था इमेज बेस्ड भी रहेगी, ठीक है। इसके अलावा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगा, आप जब सबमिट करोगे उसके बाद में आपको हर एक एमसीक्यू का कंप्लीट आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा और आप सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इसके जो सेक्शन है एमसीक्यू के, उसे हमने टोटल 5 सेक्शंस के अंदर हमने बनाया है। ए सेक्शन जो है 20 एमसीक्यूज का 18 मिनट के अंदर जो है कंप्लीट होगा, अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न रखा गया है, ठीक है। जैसा आपका रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस होगा वैसा ही आपको हमें जो है अपने टेस्ट सीरीज के अंदर वो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको वही चीज़ आपको मैटर करती है कि 18 मिनट के अंदर कैसे जो है 20 एमसीक्यूज आपको सोल्व करने हैं, ठीक है, उस प्रकार से। इसके अलावा टोटल एमसीक्यूज यहाँ पे कितने हैं, 100 आपको यहाँ पे टोटल एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। टोटल ड्यूरेशन जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वो कितना है, 90 मिनट्स, ठीक है। तो टोटल ड्यूरेशन कितने हैं, 90 मिनट्स। अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो मंडे टू फ्राइडे अपनी जो टेस्ट सीरीज रहती है, मंडे टू फ्राइडे कैसी टेस्ट सीरीज रहेगी, सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज की, मतलब कंप्लीट वोल सिलेबस आपका यहाँ पे हम कवर करवाएंगे टेस्ट सीरीज के पैटर्न में, साथ में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो मंडे टू फ्राइडे सब्जेक्ट एंड टॉपिक बेस्ड आपका टेस्ट रहेगा, ठीक है, मॉर्निंग के अंदर, ठीक है, मॉर्निंग के अंदर मंडे टू फ्राइडे सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज। इवनिंग के अंदर हम क्या करेंगे, प्री सीआरई 100 एमसीक्यूज टेस्ट हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मॉर्निंग के अंदर तो सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे, और इवनिंग जो एग्जाम रहेगा, इवनिंग टाइम के अंदर जो है प्री सीआरई 100 एमसीक्यूज आपका यहाँ पे टेस्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू सीआरई प्री। नेक्स्ट सैटरडे संडे जो है आपका
प्री सीआरई टेस्ट आपका यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा मॉर्निंग और इवनिंग में। एक बार जब ये लाइव टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जब लाइव टेस्ट हो जाएंगे, लाइव टेस्ट के बाद में क्या है कि ये जो आपके जो टेस्ट है ये मल्टीपल अटेम्प्ट्स के लिए आपको आपके ऐप के अंदर आपको अवेलेबल मिलेंगे। ऐसे नहीं कि लाइव टेस्ट हो गया तो फिर आप इनको आगे फर्दर जो है एसेस नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर किसी प्रकार से लाइव टेस्ट मिस हो रहा है तो करना तो नहीं है हमें मिस, बट अगर फिर भी मिस हो रहा है तो आप इसे जो है मल्टीपल टाइम्स के लिए अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग अब आवर टेस्ट सीरीज। और ये जो आपका पैटर्न है टॉपिक मंडे टू फ्राइडे, वो आप सबको बताया गया कि किस प्रकार से जो है अकॉर्डिंग टू डेट कि ये जो टेस्ट सीरीज है वो आपका 9 जनवरी से जो है इसको स्टार्ट कर दिया गया है आपकी ऑफिशियल, हमारी ऑफिशियल जो आरएनसीसी की ऐप है वहाँ पे। ठीक है, तो 9 जनवरी को यहाँ पे किसका टेस्ट हुआ था, नर्वस सिस्टम का। तो टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। इसके बाद में एवरी सैटरडे संडे प्री सीआरई एग्जाम स्पेशल। इसके बाद में जो वीकली जो प्री सीआरई एग्जाम स्पेशल टेस्ट है 100 एमसीक्यूज का, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट यहाँ पे क्या है सिलेबस आपको यहाँ पे बताया गया है। अब इस टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग किसी प्रकार की भी आपकी कोई क्वारीज वगैरह होती है तो आप यहाँ पे नीचे दिए गए हमारे सपोर्टिव नंबर पे कॉल और मैसेज कर सकते हो। सपोर्टिव नंबर आपके लिए क्या है 9588856774 हमारे सपोर्टिव नंबर। 24/7 कभी भी आप जो है फ्रीली हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपको यहाँ पे रिप्लाई मिलेगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द नर्स असेस ए प्रेग्नेंट वुमन हु हैज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर गोनोरिया। नर्स एक प्रेग्नेंट वुमन को असेस कर रही है जिसको क्या हुआ है, गोनोरिया टेस्ट जो है पॉजिटिव वहाँ पे आपको देखने को मिला है, मतलब उसको गोनोरिया की कंडीशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन शुड बी एडेड बाय द नर्स इन द ट्रीटमेंट प्लान। तो यहाँ पे जो है कौन सी मेडिकेशन जो है ऐड की जाएगी ट्रीटमेंट प्लान में, एजिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, सेफ्ट्राक्सोन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। क्या आंसर रहेगा अपना, गोनोरिया के केस में कौन सी यहाँ पे जो है ड्रग जो है ट्रीटमेंट प्लान के अंदर ऐड की जाएगी। तो देखिए क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे। तो सिंपल सा एमसीक्यू है ये, गोनोरिया के लिए आपसे पूछा है कि कौन सी ड्रग यहाँ पे बेस्ट है। तो बेस्ट गोनोरिया की ड्रग अपनी कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी, सेफ्ट्राक्सोन। ठीक है, तो सेफ्ट्राक्सोन को हम क्या कहते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस मानते हैं किसके लिए, गोनोरिया के लिए। ठीक है, अब सेफ्ट्राक्सोन यहाँ पे कैसी हम प्रोवाइड करेंगे, तो हाई डोज ऑफ सेफ्ट्राक्सोन जो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं गोनोरिया के केस के अंदर। अब ऐसा क्यों होता है, हाई डोज यहाँ पे क्यों देनी होती है, क्यों हाई डोज इसलिए देते हैं ताकि इससे क्या ना हो, रेसिस्टेंट ना हो, और प्रॉपर, और जो अपना टाइम ड्यूरेशन है उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर क्या हो जाए, ट्रीटमेंट हो जाए, लंबा कोर्स भी ना लेना पड़े। ठीक है, बट अगर फिर भी गोनोरिया क्या हो गया, इसके रेसिस्टेंट हो जाता है तो इसके साथ में एक ड्रग को हम और कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं। ये कौन सी ड्रग है, एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन, अगर एजिथ्रोमाइसिन ऑप्शन में ना है तो इसकी जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन। तो ये जो है कॉम्बिनेशन में देते हैं अगर रेसिस्टेंट हो जाता है तब, अगर रेसिस्टेंट नहीं होता तो केवल हम यहाँ पे जो है सेफ्ट्राक्सोन का ही यूज में लेते हैं। ठीक है, सिंपल एमसीक्यू था, 2 से 3 ड्रग्स के बारे में हमने देखा है कि भाई गोनोरिया के केस में कैसे हम यहाँ पे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एजिथ्रोमाइसिन। तो एजिथ्रोमाइसिन कौन से केस के अंदर हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो देखो क्लेमाइडिया के अंदर। तो क्लेमाइडिया के अंदर कौन सी ड्रग देनी होती है अपने को, एजिथ्रोमाइसिन। बाकी टेट्रासाइक्लिन और जो सिप्रोफ्लोक्सासिन है, ये सिप्रोफ्लोक्सासिन कौन से कैटेगरी की, तो फ्लूरोकोलिनॉन्स। तो फ्लूरोकोलिनॉन्स एंड टेट्रासाइक्लिन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। लिख लीजिए, टेट्रासाइक्लिन एंड फ्लोरोक्विनिलॉन्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के अंदर इनका जो है यूज में हम नहीं लेते हैं, इसलिए अपना करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सेफ्ट्राक्सोन। रेसिस्टेंट हो रहा है तो एजिथ्रोमाइसिन दे दो, ऑप्शन में नहीं है तो उसकी जगह क्या होगा, फिर डॉक्सीसाइक्लिन आपको ऑप्शन में मिलेगा।
तो यहाँ पे गोनोरिया के पूछा गया था, राइट एमसीक्यू अपना क्या रहेगा, सेप्ट्राइजोन। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो है गोनोरिया के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, गोनोरिया एमसीक्यू आता रहता है इससे। माइक्रोबायोलॉजी में अगर अपन देखें तो गोनोरिया से एमसीक्यू आते हैं। पहला एमसीक्यू आ सकता है क्या, ये क्या है, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस होता है। नेक्स्ट, ये क्या डिजीज कोज करता है, गोनोरिया डिजीज कोज करता है। और इसका बैक्टीरिया का पूरा नाम क्या है, नाइजीरिया गोनोरिया। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस, और कौन सी डिजीज कोज करता है, गोनोरिया। और इसके साथ एक डिजीज और होती है बच्चों में, जिसे अपन बोलते हैं ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। तो ड्यूरिंग बर्थ अगर बच्चे को भी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो विजाइना के अंदर अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स वगैरह से वहाँ पे गेनोरिया हो चुका है, एसटीडी हो चुका है, तो उसे भी यहाँ पे बच्चे में भी जो है वो क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। अब जो है इसके अलग अलग यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया, सब्सटेंस यूज हो गया, कोई हिस्ट्री रह चुकी है पहले से गोनोरिया की। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो गोनोरिया की वजह से कौन कौन सी कंडीशंस डेवलप हो सकती है एज ए कॉम्प्लिकेशन, तो एक यहाँ पे कंडीशन होती है कौन सी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। तो गोनोरिया की वजह से जो है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है एज ए कॉम्प्लिकेशन के अंदर। इसके अलावा मेन में अगर गोनोरिया हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो सकता है, प्रोस्टाइटिस हो सकता है, पेनाइल लिम्फेजेनाइटिस हो सकता है, बहुत सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो जनरल टर्म में समझें, गोनोरिया के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में समझें अपन, तो उसमें आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। एक तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्राइटिस के साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। एक आपको देखने को मिलते हैं सर्विसाइटिस, इसके भी जो कॉमन साइन सिम्टम्स है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मतलब जैसे यहाँ पे पेन होगा ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसके अलावा और क्या होगा, लोअर एब्डोमिनल पेन। नेक्स्ट, वेजाइनल प्रोराइटिस। नेक्स्ट, और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, पुरुलेंट फॉल स्मेल वेजाइनल डिस्चार्ज जो है इस कंडीशन में देखने को मिलता है। ठीक है, पुरुलेंट यहाँ पे स्मेल यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। तो ये जो है आपका जनरल गोनोरिया की बात कर रहे हैं अपन, जो आपको अगर किसी को अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से हो रहा है तो उस कंडीशन में ये सारी कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो गोनोरिया के बारे में, और इसके जब बच्चे को अगर हो रहा है तो वो कौन सा क्या होता है, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम, जो यहाँ पे डिलीवरी के टाइम पे अगर गोनोरिया से बच्चा कॉन्टेक्ट में आता है तब उसको जो है देखने को यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए, एक यहाँ से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये भी बनता है कि इसका जो हम यहाँ पे डायग्नोसिस करते हैं, तो हम यहाँ पे इसका डायग्नोसिस में एक हमें देखने को मिलता है क्या, नाट टेस्ट। तो नाट क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे करवा सकते हैं फॉर इनिशियल डायग्नोसिस। और भी तरीके से डायग्नोसिस कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, ग्राम स्टेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ग्राम नेगेटिव के अंदर आपको डिप्लोकोकस के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट के अंदर हम क्या असेस करते हैं, डब्ल्यूबीसी हम यहाँ पे असेस करते हैं। ठीक है, बहुत सारी इन्फेक्शन देखेंगे भाई ब्लड में, यहाँ पे इन्फेक्शन की रेट क्या है, तो ये सब प्रकार का आप देख सकते हैं। बाकी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तो मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पे जो है सेप्ट्राक्सोन यूज में लेना ड्रग ऑफ चॉइस है, टैबलेट फॉर्म में ले सकते हैं, इंजेक्टेबल फॉर्म में ले सकते हैं। रेसिस्टेंट अगर हो रहा है तो उसके साथ में एजिथ्रोमाइसिन दे दो या फिर डॉक्सीसाइक्लिन दे दो। ओके, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू अपना। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या था, सेप्ट्राक्सोन। डायलेशन एंड क्यूरेटेज डीएनसी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। ठीक है, डायलेशन एंड क्यूरेटेज कौन सी कंडीशन में जो है कॉन्ट्राइंडिकेट रहता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, टीबी एंडोमेट्रियम, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग में, या फिर कार्सिनोमा एंडोमेट्रियम में।
डीएनसी की जो प्रोसीजर है वो कौन सी कंडीशन में जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा? क्या रहेगा अपना यहाँ पे आंसर? तो देखिए, डायलेशन एंड क्यूरेशन डीएनसी दो तरीके से काम में आती है। एक काम में आती है डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, दूसरा ये काम में आती है थेरापेटिक पर्पस के लिए। एमसीक्यू आपसे पूछे कि डायग्नोस्टिक पर्पस बता दीजिए इसका, तो डायग्नोस्टिक पर्पस में होता है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के अंदर। एंड थेरापेटिक जो इसका पर्पस रहता है वो रहता है डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग के केस में। ठीक है, तो ये एक तो हो गया डायग्नोस्टिक पर्पस, एक होता है थेरापेटिक पर्पस। तो मैं अभी आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, इंडिकेशन बताया मैंने आपको कि इंडिकेशन क्या है डीएनसी का। इसके अलावा और क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं इसके, तो देखिए अबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग के केस में इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं इरेगुलर ब्लीडिंग, मेनोरेजिया के अंदर इसको हम कर सकते हैं कोई किसी प्रकार की मैलिग्नेंसी हो, उस केस में इसको जो है हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं डीएनसी को। डी का मतलब क्या हो रहा है, डायलेशन हो रहा है। और सी का मतलब क्या हो रहा है, क्यूरेटेज हो रहा है, मतलब स्क्रैप करना किसको, एंडोमेट्रियम के लेयर को, मतलब वहाँ पे जो टिश्यूज वगैरह रहते हैं उनको रिमूव करना, उनके ऊपर बाद में आगे लेबोरेटरी के अंदर स्टडी वगैरह की जाती है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है क्यूरेटेज के केस में। इसके अलावा कोई किसी प्रकार का कोई रिटेन टिश्यू है एंडोमेट्रियल कैविटी में, तो वहाँ पर भी इसका इंडिकेशन होता है। अब आपको एमसीक्यू पूछा गया कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस किस में है, तो देखो कॉन्ट्रा इंडिकेशन यहाँ पे किस किस में रहेंगे। एक तो यहाँ पे कोई प्रेगनेंसी की हो, उस केस के अंदर यहाँ पे डीएनसी, अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है तो हमें क्यों करनी है, ठीक है, तो उसमें हमें नहीं करना है। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टेड वेजाइना, उस केस के अंदर भी हमें जो है नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा जो हम यहाँ पे सर्वाइकल जो ओएस है उसके साइज को हम यहाँ पे मेजर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उसको विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं, अपने पास में जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कुस्कोस वेजाइनल स्पेकुलम हो गया, सिम्स वेजाइनल डिटेक्टर हो गया, एरिड स्पेटुला हो गया, यूट्राइन साउंड वगैरह से जब हम साइज वगैरह असेस करते हैं, तो अगर वो हमें मेजरेबल नहीं है तो उस केस के अंदर भी हम डीएनसी जो है परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर जो अपने यहाँ पे क्या रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किसी ना किसी प्रकार की अगर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो तो उस कंडीशन में इसको क्या करते हैं, हम कॉन्ट्रा इंडिकेट रखते हैं। ठीक है, इंडिकेशन बता दिया मैंने, कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। बाकी टीबी एंडोमेट्रियम, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, कार्सिनोमा एंडोमेट्रियम, इन सब में जो है इनको परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी अगर नॉर्मल है तो कुछ नहीं करना है, अगर अबनॉर्मल है, अबॉर्शन वगैरह हो गया है, ठीक है, तो इस प्रकार की सिचुएशन के अंदर हम जो है कर सकते हैं आगे। अब देखिए जो ये क्यूरेटेज है, ठीक है, डायलेशन एंड क्यूरेटेज, यहाँ से ये एमसीक्यू बनता है कि इसकी कॉम्प्लिकेशन बताओ। तो डीएनसी की कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, डीएनसी की कॉम्प्लिकेशन होती है एसरमैन सिंड्रोम। ठीक है, तो डीएनसी कैन कोज एसरमैन सिंड्रोम, इंट्रा यूट्राइन एडेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, प्रीमी ग्रेविडा with full term complaints of faintness on laying down and she feels well when she turns to one side or sitting position, this is due to। एक प्रीमी ग्रेविडा है, फुल टाइम मदर है, कंप्लेंट कर रही है फेंटनेस को, और जब कब कब कर रही है फेंटनेस को कंप्लेंट, जब वो जो है लेइंग डाउन पोजीशन में आती है, फिर बाद में जैसे वो टर्न लेती है उस पोजीशन से, या फिर किसी एक साइड में टर्न लेती है, तो और सिटिंग पोजीशन करके उसको जो है कंफर्टेबल फील होता है, अच्छा फील होता है। अब ये जो कंडीशन है ये किस वजह से हो रही है, इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से, आईवीसी कंप्रेशन,
इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर या फिर आफ्टर हैवी लंच? क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे? देखो सिंपल एमसीक्यू है ये, बट पूछा भी जाता है। तो ये जो रीजन यहाँ पे हो रहा है वो हो रहा है इस किस लिए, इंफीरियर वेना केवा को कंप्रेशन की वजह से। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। ठीक है, इस कंडीशन को हम कहते हैं सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। कि जब लेटर टाइम होता है प्रेगनेंसी का, तो यूट्रस कैसा हो जाता है, मतलब जो अपना ग्रेविड यूट्रस है वो क्या कर जाता है, कंप्रेशन करता है किसको, इंफीरियर वेना केवा को। तो इंफीरियर वेना केवा को जब सुपाइन पोजीशन के अंदर स्पेशली जब कंडीशन होती है, तो पेशेंट किस में जाता है, हाइपोटेंशन के अंदर, डिक्रीज ब्लड प्रेशर। तो हाइपोटेंशन के अंदर जाता है, जिसकी वजह से उसको कैसा फील होता है, उसको जो है फेंटनेस फील होता है। ठीक है, तो ये अपना जो है राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी अपना जो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। तो इसमें फिर ब्लड प्रेशर डाउन मिलता है। नेक्स्ट आपकी जो है हार्ट रेट जो है वो आपको यहाँ पे बढ़ी हुई देखने को मिलती है, इंक्रीज देखने को मिलती है। सिंकूप की कंडीशन के अंदर पेशेंट जाता है। फिर जब वो पेशेंट जो है बेस्ट इसको अवॉइड हम कर सकते हैं कौन से पोजीशन से, तो लेटरल पोजीशन से। ठीक है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन बेस्ट रहती है। तो सिंपल अगर बात करें तो लेटरल पोजीशन से हम इसको क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशली अगर स्पेसिफिक दिया हुआ रहे तो वहां पे आंसर क्या करना है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। नेक्स्ट एमसीक्यू, द क्लोटिंग फैक्टर विच इज नॉट इंक्रीज इन प्रेगनेंसी। कौन सा क्लोटिंग फैक्टर जो है इंक्रीज नहीं होगा प्रेगनेंसी के अंदर, फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 10 और फैक्टर 11। तो आप सभी को पता है कि प्रेगनेंसी कौन सी स्टेट होती है, हाइपर कोगुलेबल, हाइपर कोगुलेबल, हाइपर कोगुलेबल स्टेट होती है। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे प्रेगनेंसी इज ए हाइपर कोगुलेबल स्टेट। तो बट हाइपर कोगुलेबल स्टेज होने की वजह से भी कौन सा फैक्टर जो यहाँ पे इंक्रीज नहीं होता है, ये आपसे पूछा गया है। क्या रहेगा अपना यहाँ पे आंसर? तो देखिए यहाँ पे अपना जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो फैक्टर नंबर 11 एंड फैक्टर नंबर 13 जो है दोनों ही यहाँ पे जो है इंक्रीज नहीं होते हैं प्रेगनेंसी के केस में। ठीक है, बट ये जो प्रेगनेंसी इज ए स्टेट ऑफ हाइपर कोगुलेबल स्टेट। आपको एक एमसीक्यू ये भी पूछा रहता है कि फाइब्रिनोजन का लेवल कैसा होता है प्रेगनेंसी के अंदर। तो फाइब्रिनोजन का लेवल भी कैसा रहता है, इंक्रीज रहता है प्रेगनेंसी में। ठीक है, डिक्रीज नहीं होता है, इंक्रीज होता है। ये एमसीक्यू जो है पूछा जा चुका है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द टर्म प्लेसेंटल साइन डिनोट। ठीक है, प्लेसेंटल साइन जो है क्या डिनोट करता है, अल्ट्रेशन ऑफ फीटल हार्ट रेट ऑन प्रेसिंग द हेड इनटू द पेल्विस, spotting on the expected date of period in early month of pregnancy, permanent lengthening of the cord in third stage of labor, slight gust of bleeding in the third stage of labor। मतलब प्लेसेंटल साइन का मीनिंग क्या है, ये आपसे पूछा गया है। क्या आंसर रहेगा अपना प्लेसेंटल साइन का? तो देखिए ये जो ब्लीडिंग होती है यहाँ पे, राइट आंसर जो अपना रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, स्पॉटिंग ऑन द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ पीरियड इन अर्ली मंथ ऑफ प्रेगनेंसी की। ये जो कंडीशन है वो अर्ली मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर आपको देखने को मिलती है। इसके अंदर क्या होता है, काफी स्कैंटी
अमाउंट के अंदर यहाँ पे शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए जो है ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है। जो उनका एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ डेथ रहता है उसके सराउंडिंग, ठीक है, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटल साइन, या फिर इस साइन को हम क्या बोलते हैं, हार्टमान साइन। ठीक है, अपना आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जनरली हम ये पढ़ते हैं कि प्रेगनेंसी इज ए स्टेट ऑफ एमनोरिया। ठीक है, प्रेगनेंसी के अंदर कंटिन्यूसली जो है एमनोरिया चलता रहता है, बट कुछ फीमेल्स के अंदर क्या हो सकती है, साइक्लिक ब्लीडिंग हो सकती है। कुछ फीमेल्स के अंदर क्या हो सकती है, साइक्लिक ब्लीडिंग हो सकती है, जो एकदम स्कैंटी अमाउंट के अंदर और शॉर्टर ड्यूरेशन के अंदर होती है। अगर इसका आपको टाइम ड्यूरेशन पूछे कि भाई कौन से वीक में होती है, कौन से मंथ में होती है, तो ध्यान रखना अराउंड 12 वीक्स के आसपास में जो है ब्लीडिंग आपको जनरली देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं कि उससे पहले नहीं मिल सकती, बट मिल सकती है, काफ़ी स्कैंटी अमाउंट के अंदर आपको जो है मिल सकती है। अब यहाँ पे क्यों मिलती है, कि यहाँ पे क्यों मिलती है, कि फ्यूजन होता है यहाँ पे। किसका फ्यूजन होता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, तो डेसिडुआ वेरा का किसके साथ में फ्यूजन होता है, डेसिडुआ कैप्सुलरिस के साथ में। तो ये थोड़ा डीप में हम डिस्कशन कर रहे हैं इसको। जनरल पूछिए तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, स्पॉटिंग ऑन द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ पीरियड इन अर्ली मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू, which of the following clinical presentation would a nurse expect while assessing a patient with abruptio placenta। तो एब्रेप्सियो प्लेसेंटा के केस में कैसा जो है क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन आपको इसका मिल सकता है, जो नर्स क्या करेगी, एक्सपेक्ट करेगी कि हाँ ऐसा आपको प्रेजेंटेशन दिखना चाहिए। रिजिड ब्रॉड लाइक एब्डोमेन, एडिमा इन लेग्स, एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग, या फिर प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। कंडीशन क्या है, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा के बारे में आपसे पूछा गया है, क्या रहेगा आंसर यहाँ पे। तो देखिए क्या होता है एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। तो देखो सिंपल लैंग्वेज में समझें, एकदम इजीएस्ट वे में, तो ये क्या होता है, प्री मेच्योर सेपरेशन होता है। जो नॉर्मली प्लेसेंटा सिचुएशन होती है जिस लोकेशन पे, ठीक है, वहां से प्री मेच्योरली प्लेसेंटा का सेपरेशन होना, वो क्या कहलाता है, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। ओके, ये सेपरेशन जो है 3 टाइप का होता है। फर्स्ट वन कौन सा होता है, कंसील्ड। सेकेंड वन कौन सा होता है, रिवील्ड। एंड थर्ड वन कौन सा होता है, मिक्स टाइप। 3 टाइप का ये सेपरेशन होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई मदर स्मोकिंग कर रही है, वो मोस्ट कॉमन कॉज हो सकता है एब्रेप्सियो प्लेसेंटा में। इसके अलावा पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, पुअर प्रॉपर वो डाइटिंग वगैरह नहीं ले रही है प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है, हाइपर टेंसिव प्रेगनेंसी है, फॉलिक एसिड डिफिशियंसी है, इन सब रीजंस की वजह से क्या हो सकता है, प्लेसेंटा का प्रीमेच्योर सेपरेशन होना क्या कहलाता है, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, वेजाइनल ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है। और ये जो वेजाइनल ब्लीडिंग है, ये कंसील्ड भी हो सकती है, रिवील्ड भी हो सकती है, और दोनों ही मिक्स टाइप में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बट ये वेजाइनल ब्लीडिंग कैसी होती है, डार्क कलर। और एक इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ में क्या देखने को मिलता है, पेन भी यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये इसके अलावा जैसे प्लेसेंटा प्रीविया है, वहाँ पे पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है, ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग देखने को मिलती है प्रीविया में, ठीक है। और एब्रेसिव प्लेसेंटा में डार्क कलर पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग में आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर क्या रहेगा, क्या पूछा आपसे कि नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी, तो एक्सपेक्ट क्या करेगी, ऑप्शन नंबर सी, एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग जो है यहाँ पे नर्स यहाँ पे एक्सपेक्ट करेगी एब्रेसिव प्लेसेंटा के अंदर। अब देखिए यहाँ पे तो जैसे रिजिड ब्रॉड लाइक एब्डोमेन भी आंसर हो सकता है, बट ये आंसर किसका हो सकता है, ये आंसर हो सकता है कंसील्ड एब्रेप्सियो प्लेसेंटा का। ऐसा आपको पर्टिकुलर तो पूछा नहीं है कि कंसील्ड है, रिवील्ड है, क्या है ना। तो कंसील्ड नहीं पूछा, आपको सिंपल पूछा कि एब्रेप्सियो प्लेसेंटा में कैसे आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, तो वेजाइनल ब्लीडिंग वहाँ पे देखने को मिलती है। बैक पेन होता है, यूट्राइन टेंडरनेस होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी।
एडिमा जो कौन सी कंडीशन में हो सकता है, तो हाइपरटेंशन की जो डिसऑर्डर होती है प्रेगनेंसी में, वहां पर जो है एडिमा आपको देखने को मिल सकता है। रिजिड ब्रॉड लाइक एब्डोमेन, ये आपको इसमें देखने को मिलता है कॉन्सील्ड में। कंसील्ड एब्रेप्सियो प्लेसेंटा के केस में आपको रिजिड ब्रॉड लाइक एब्डोमेन देखने को मिलता है। प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स नहीं होता है, ठीक है। प्लेसेंटा अगर होता तो हम यहाँ पे इसको जो है आंसर हम की तरफ थोड़ा मान सकते थे, बट दोनों ही अगर ऑप्शन में होते तो राइट आंसर फिर भी क्या रहता, एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग ही अपना आंसर था, जो कि कैसी होती, पेनफुल। ठीक है, तो ये था आपका एब्रेप्सियो प्लेसेंटा का। और एक चीज ये भी यहाँ पे ध्यान रखनी है कि एब्रेप्सियो प्लेसेंटा हो या फिर प्लेसेंटा प्रीविया हो, ठीक है, दोनों ही केस में पर वेजाइनल एग्जामिनेशन जो है हम यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखेंगे या फिर विद क्वेश्चन हम यहाँ पे काम में लेंगे। तो प्रायोरिटी तो कॉन्ट्रा इंडिकेट को ही देनी है, बट फिर भी अगर हो कि नहीं करनी ही पड़ेगी तो विद क्वेश्चन हम उसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। जनरली हम इसको क्या रखते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेट ही रखते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यू यहीं पे एक और बनता है, मेजर कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर क्या रहेगा, DIC। क्या होता है DIC, डिस एमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेजर कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल सकती है ड्यू टू एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। तो ये कुछ कॉमन एमसीक्यूज है जो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और नॉर्मली एब्रेप्सियो प्लेसेंटा की कंडीशन कब देखने को मिलती है, तो थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। ठीक है, थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर देखने को मिल सकती है, बट अगर ऑप्शन के अंदर 20 वीक आफ्टर प्रेगनेंसी भी आपको देखने को मिल सकता है, तो ये भी आंसर करेक्ट होगा, बट दोनों एक साथ में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो या तो 20 वीक आफ्टर मिलेगा या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या करना है, आंसर सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू, in which disorder the most appropriate nursing intervention is to encourage a patient to express her grief, complete the mourning process and use crisis intervention technique as needed। तो ऐसी कौन सी डिसऑर्डर है जिसके अंदर मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन को काम में लेते हैं, ताकि क्या किया जा सके, एनकरेज कर सके पेशेंट को, ताकि वो अपना ग्रीफ को एक्सप्रेस कर सके, कंप्लीट कर सके, उसकी जो मॉर्निंग जो प्रोसेस है, उसका जो दुख वगैरह है, उसको वो उस प्रोसेस को कंप्लीट कर सके, और ऐसी जो प्रोसेस उसके क्राइसिस इंटरवेंशन के अंदर यूज में लिया सके। तो कौन सी कंडीशन के अंदर वो सब टेक्निक जो है यूज में ली जाती है, डिप्रेशन के केस में, डिस्थाइमिया के केस में, एंजाइटी डिसऑर्डर के केस में, या फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के केस में। क्या रहेगा अपने यहाँ पे आंसर, कौन सी सिचुएशन के अंदर इस टाइप की नर्सिंग इंटरवेंशन काम में लिए जाते हैं, ताकि पेशेंट में ये सब जो कंडीशंस है उसको रिलीव किया जा सके। देखिए, यहाँ पे अपना जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो PTSD की जो केस के अंदर हम ये सब जो है कंडीशंस, ऐसे इंटरवेंशंस हम यहाँ पे यूज में लेते हैं, ताकि पेशेंट के अंदर उस आफ्टर ट्रॉमा के बाद में जो स्ट्रेस हुआ है, ठीक है, उसका मतलब जैसे डिफिकल्ट हो रही है कंसंट्रेशन करने के लिए, वो जो है गिल्ट में जी रहा है, स्लीप डिस्टर्बेंस उसके अंदर देखने को मिल रहा है, सब कॉमन सिम्टम्स है PTSD के। तो उन सिम्टम्स से बाहर निकालने के लिए हमें जो है यहाँ पे नर्सिंग इंटरवेंशंस करने होंगे, ताकि ऐसे नर्सिंग इंटरवेंशंस जिससे क्या हो सके, एनकरेज कर सके पेशेंट को अपने वो ग्रीफ को एक्सप्रेस करे, कंप्लीट करे उसकी मॉर्निंग प्रोसेस, कि उसको अगर रोना आ रहा है तो फिर वो जो है वो सब चीज़ें कर ले। ठीक है, इस प्रकार के इंटरवेंशन किस में काम में ले सकते हैं, तो PTSD के डिसऑर्डर के अंदर काम में ले सकते हैं। इट इज एन एग्जांपल ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट MCQ, a patient complains of persisting and distressing increase in fatigue after any mental and physical effort, the nurse document this is as। अब देखो, आपको जो है कई बार जो है आपको टर्मिनोलॉजी से भी MCQ जाते रहते हैं एग्जाम के अंदर। जैसे साइकेट्री के अंदर आपको एक टर्म होती है, उसके बारे में पूछा गया है। एक पेशेंट है जिसमें क्या हो रहा है, परसिस्टिंग कंप्लेंट कर रहा है वो,
और उसको जो क्या है डिस्ट्रेस हो रहा है किसमें, फटीग में, ठीक है। अगर वो कुछ मेंटल और कुछ फिजिकल एफर्ट कर रहा है तब द नर्स डॉक्यूमेंट दिस इज। अब इस टाइप की जो यहाँ पे फटीग की कंडीशन को हम यहाँ पे क्या समझेंगे, नर्स क्या डॉक्यूमेंट करेगी। न्यूरास्थेनिया है, डी रियलाइजेशन हो रहा है उसको, पैथोलॉजिकल फटीग इसको कहेंगे, या फिर फेसेंटिस लेजी। मतलब क्या आंसर रह सकता है यहाँ पे अपना। तो देखो इस टाइप की जो यहाँ पे परसिस्टिंग एंड डिस्ट्रेसिंग इंक्रीज होती है फटिग में, अगर कोई मेंटल या फिजिकल एफर्ट करने के बाद में, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, न्यूरास्थेनिया। ठीक है, राइट आंसर अपने यहाँ पे क्या रहेगा, न्यूरास्थेनिया। तो कंडीशन है, तो इसमें क्लाइंट में सिम्टम्स कैसे आते हैं, डिजीनेस के सिम्टम आते हैं, डिस्पेप्सिया के सिम्टम आते हैं, मसल पेन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, फटिग होता है उसके अंदर। तो फटिग जो है इसके अंदर मेजर प्रोमिनेंट फीचर रहता है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन में भी आपको क्या मिला है, वहाँ पे फटिग मिला है। ठीक है, बाकी के भी ऑप्शन होते तो उनसे आप इतना रिलेट नहीं कर पाते, बट फटिग जो है आपको, और अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस राइट आंसर अपना क्या रहेगा, न्यूरास्थेनिया। ठीक है, अब इसका रीजन क्या हो सकता है होने का, कि कोई फिजिकल या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो सकती है उस पर्सन को, जो क्या करती है एंटायर बॉडी को क्या करती है, अफेक्ट करती है। फटीग होगा तो ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी एक पर्टिकुलर लिम्ब में फटीग हो गया, होगा तो फिर पूरी बॉडी को ही होगा यहाँ पे। तो ये अपना आंसर क्या रहेगा, न्यूरास्थेनिया। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ए प्रेग्नेंट मदर विथ क्रोनिक हाइपरटेंशन। अगर क्रोनिक हाइपरटेंशन हो रहा है तो मदर के अंदर यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, मैथिल डोपा, एटेनोलोन, डाइजापाम, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट। क्या रहेगा अपने यहाँ पे आंसर। क्रोनिक हाइपरटेंशन के केस में, और मदर कैसी है, प्रेग्नेंट है, तो कौन सी यहाँ पे जो है ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी, मैथिल डोपा, एटेनोलोन, डाइजापाम, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट। क्या आंसर अपना रह सकता है। तो देखिए सबसे पहले तो अपना ये जो क्वेश्चन आया है, ये आया है आपकी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स से, कि प्रेगनेंसी में कौन सी हम यहाँ पे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया क्रोनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, तो क्रोनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी में अपना राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, मैथिल डोपा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सेफ होती है प्रेगनेंसी के अंदर, इसलिए जो इसको यहाँ पे हम ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में ले सकते हैं। बट इससे भी अच्छा आंसर क्या हो सकता है, देखो क्रोनिक हाइपरटेंशन, क्रोनिक हाइपरटेंशन, तो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इसके बारे में जो हम बात करेंगे, तो वो कौन सी होगी अपनी, लाबेटालोल। ये रहेगी हमेशा आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे। अगर लाबेटालोल ऑप्शन में नहीं है तो फिर अपना आंसर क्या रहेगा, मैथिल डोपा, जो कि अपना एमसीक्यू अपना करेक्ट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, सेकंड बेस्ट आंसर है। अगर लाबेटालोल भी ऑप्शन में हो, मैथिल डोपा भी ऑप्शन में हो, तो अपना फिर आंसर क्या रहेगा, लाबेटालोल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, या फिर मेन ड्रग हम कौन सी प्रोवाइड करेंगे, लाबेटालोल। ये भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट देखिए, प्री एक्लेम्सिया इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन है, तो भी हम क्या देंगे, लाबेटालोल हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एमजीएसओ4 वगैरह एक्लेम्सिया के अंदर कन्वर्जेंस को रोकने के लिए दिए जाते हैं, ओके, ना कि हाइपरटेंशन को। एमजीएसओ4 से ये एमसीक्यू भी पूछा हुआ है कि एमजीएसओ4 इज ए टाइप ऑफ ड्रग। ठीक है, क्या ये एंटी कन्वर्जेंट है, क्या ये एंटी हाइपरटेंसिव है, या फिर कैसी है। तो मतलब कई बार बच्चे क्या कर जाते हैं कि जो आपका एमजीएसओ4 को जो है एंटी कन्वर्जेंट कर देते हैं, क्योंकि हम सब जो है पढ़ाते हैं तो उसमें ये रहता है कि भाई उस कन्वर्जेंस को प्रिवेंट करने के लिए उसमें क्या रहते हैं, फिर एमजीएसओ4 देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एमजीएसओ4 क्या करता है, वेजो डायलेशन करता है ब्रेन में, ताकि प्रॉपर वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह सब चीज़ ठीक हो जाएगी, जिससे ऑटोमेटिकली जो है कन्वर्जन सबसाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो मेजर कन्वर्जन ड्रग नहीं है एमजीएसओ4, इसके बारे में ध्यान रखना। ये एक वेजोडाइलेटरी इफेक्ट होता है इसका, जिससे वो एंटी कन्वर्जेंट की तरह काम कर सकती है, बट इट इज नॉट एन एंटी कन्वर्जेंट। ओके, ध्यान में रखना इस बात का। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक और कंडीशन होती है हाइपरटेंसिव क्राइसिस इन प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी के अंदर अगर हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो रही है, मतलब सडन जो है ब्लड प्रेशर जो है
160/110 के अबव जा रहा है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपरटेंसिव क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब क्या हो रहा है? कुछ सडन हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आपको बेस्ट आपको ड्रग पूछे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या प्रोवाइड करना है? आईवी ड्रग देनी है। किसको? लाबेटालोल को। लाबेटालोल ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप क्या दे सकते हो? हाइड्रालाजिन। ये भी जो है कैसे जाएगी? आईवी, इंट्रावेनियस रूट से इसको हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो अब जब हाइपरटेंसिव क्राइसिस की जब कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में लाबेटालोल हम देंगे कैसे? ठीक है, तो इसके अंदर हम आईवी लाबेटालोल हम यहाँ पे देते हैं। तो फर्स्ट इसकी डोज कितनी रहती है? 20 mg। इसके आफ्टर 10 मिनट के अंदर अगर नॉर्मल नहीं हुआ है ब्लड प्रेशर तो कितनी डोज देंगे अपन? 40 mg। अगेन आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे? 10 मिनट का वेट करेंगे। अगर अभी भी जो है यहाँ पे इसका जो आउटकम नहीं आया अपने ड्रग को, तो हम कितना दे सकते हैं? 80 mg। ठीक है, 80 mg तक हम यहाँ पे जो है इस 3 टाइम के अंदर हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम ड्रग को देते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली जो है 20 mg 80 mg, इस प्रकार इसका एक जो मैनर होता है उसी मैनर के अंदर ड्रग को दी जाती है। नेक्स्ट देखिए, एमसीक्यू ये भी बन सकता है कि मैक्सिमम डोज बता दो लाबेटालोल की हाइपरटेंसिव क्राइसिस के अंदर। मैक्सिमम डोज का अगर आपको पूछे तो वो कितनी होती है? 220 mg आईवी इसकी जो है मैक्सिमम डोज यहाँ पे हम दे सकते हैं। अब देखिए लाबेटालोल के यहाँ पे आईवी देंगे तो ये क्या करता है? फास्ट एक्शन करता है, क्योंकि यहाँ पे क्राइसिस हो रहा है, सडन हाइपरटेंशन हो रहा है उसमें। तो कौन सी ड्रग नहीं देनी है? तो कौन सी ड्रग नहीं देते यहाँ पे? मेथिल डोपा हाइपरटेंसिव क्राइसिस के अंदर नहीं देते, क्योंकि इसका इफेक्ट कैसा होता है? स्लो होता है। ठीक है, तो वहाँ पे तो फास्ट हमें इफेक्ट करने वाली ड्रग्स चाहिए, तो हाइड्रोलोजिन यहाँ पे जो है सेकंड आंसर में रहता है, ना कि मेथिल डोपा। नेक्स्ट एमसीक्यू, while inserting ICD drain in mid-axillary line, all of the following structures are perforated except। जब हम आईसीडी इंसर्ट करते हैं मिड एक्सिलरी लाइन पे, तो सभी के सभी स्ट्रक्चर्स जो है क्या होते हैं? उनमें परफोरेटेड करते हैं। फिर बाद में जो आईसीडी यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे अंदर तक हम इंसर्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट वन। तो कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जिसको परफोरेट नहीं किया जाता है? पैराइटल प्लूरा, पल्मोनरी विसरल प्लूरा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल या फिर इंटरनल इंटरकोस्टल। क्या रहता है अपना आंसर इस कंडीशन में? आईसीडी ड्रेन डालना है तो कौन सी स्ट्रक्चर को हम परफोरेट नहीं करेंगे? प्रैक्टिकल बेस एमसीक्यू है अपना ये। तो देखिए यहाँ पे अपना राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, पल्मोनरी विसरल प्लूरा को हम क्या करते हैं? परफोरेट नहीं करते हैं। ठीक है, किस किस को करते हैं? तो स्किन को करते हैं, उसके बाद सबक्यूटेनियस लिख सकते हैं इसको अपन, स्किन, उसके बाद सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस के बाद में इंटरकोस्टल मसल को, फिर बाद में पैराइटल प्लूरा को। ठीक है, तो इसके अंदर जो है विसरल प्लूरा को यहाँ पे जो है हम इंजरी नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परफोरेट किसको नहीं करना है? तो पल्मोनरी विसरल प्लूरा अपना क्या रहेगा? आंसर रहता है। नेक्स्ट देखिए, यहीं से एक थोड़ा एडवांस लेवल का एमसीक्यू बन जाता है, जो एम्स नोटसेट में आपको पूछा जा सकता है। तो देखो सीआरई में इतना ज़्यादा एडवांस लेवल का आपको पेपर नहीं आता है, ठीक है, अपना जो मॉडरेट लेवल का आपको पेपर देखने को मिलता है। तो नोटसेट लेवल का यहाँ से एमसीक्यू ये बनता है कि आईसीडी डालने की सेफेस्ट जगह कौन सी होती है? तो इसे हम बोलते हैं ट्राइंगल ऑफ सेफ्टी। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल ऑफ सेफ्टी। तो ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी के अंदर कौन कौन सी थिंग्स आपको देखने को मिलती है? तो देखिए फर्स्ट वन यहाँ पे देखने को मिलता है लेटरल एज ऑफ पेक्टोरेलिस मेजर। नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिलता है बेस ऑफ एक्जिला। ठीक है, बेस ऑफ एक्जिला के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे देखने को क्या मिलता है? लेटरल एज ऑफ लेटिसमस डोर्सी। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? फिफ्थ इंटरकोस्टल
स्पेस, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में बेस ऑफ एक्सिला को मैंने ऐड किया है, जबकि ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी में ये तीन चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो हो सकता है ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी से आपको एमसीक्यू बन जाए क्या, एक्सेप्ट करके, कि कौन सी थिंग जो है आपके ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी के स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड नहीं होती है। क्योंकि ये जो है आपका कैसा बनता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये इस प्रकार का आपके रीजन जो है बनता है। इट इज लेटरल एज ऑफ पेक्टोरलिस मेजर मसल, पेक्टोरलिस मेजर का लेटरल एज है। ये क्या है, एक्सिला का बेस है दिस वन, एंड दिस वन इज लेटिसमस डोर्सी मसल्स का यहाँ पे लेटरल एज, और ये यहाँ पे क्या रहती है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, सेफ्टी पूर्वक, मतलब ठीक है एकदम ध्यान पूर्वक हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं किसको, आईसीडी को। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी। तो एक प्रकार से यहाँ पे अपना जो है प्रैक्टिकल बेस अपना यहाँ पे काफी अच्छा एमसीक्यू बन जाता है। ए केस ऑफ स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स कम्स टू यू, एक अपने पास में जो है स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स का जो है केस अपने पास में प्रेजेंट हुआ है। व्हाट विल बी द अर्लीस्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, तो अब स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स के केस में जो है अर्लीस्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या रहती है। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स के केस में अर्लीस्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या रहेगी। तो देखिए सिंपल तरीके से पहले एक बार जो है न्यूमोथोरेक्स को समझते हैं। यहाँ से भी क्या एग्जाम में एमसीक्यूज बनते रहते हैं। तो देखो पेशेंट के अंदर साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं किसके, न्यूमोथोरेक्स के। तो अब देखो कैसे यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो साइन एंड सिम्टम्स में क्या रहता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा, एक्यूट चेस्ट पेन, नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा आपको, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, यहाँ से क्या एमसीक्यू बना हुआ है। नेक्स्ट डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल, एंड एक्यूट ब्लड प्रेशर जब यहाँ पे डिक्रीज होगा तो कंपनसेशन करने के लिए क्या होगा, आपकी हार्ट रेट क्या करेगी, वो इंक्रीज रहेगी। ठीक है, तो ये होता है न्यूमोथोरेक्स। ठीक है, अब न्यूमोथोरेक्स के कुछ कोज हो सकते हैं। फर्स्ट कोज क्या होता है, स्पॉन्टेनियस हो गया। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल न्यूमोथोरेक्स। एंड सेकंड वन कौन सा कोज होता है, तो ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स। तो ट्रॉमेटिक के अंदर तो क्या होगा, किसी न किसी प्रकार का ट्रॉमा होगा, जिसे मेडिकल कॉम्प्लिकेशन के रूप में हम इसको लेंगे, और मेडिकल इसके अंदर जो है प्रोसीजर हमें प्रॉपर करना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, जब इसके बारे में एमसीक्यू आएगा। अभी एमसीक्यू किससे रिलेटेड है, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स से रिलेटेड। तो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स अगेन दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन जो होता है प्राइमरी, एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी। तो प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स में आपको क्या देखने को मिलता है, विदाउट अंडरलाइंग लंग डिजीज, विदाउट अंडरलाइंग लंग डिजीज, लंग्स में किसी प्रकार की जो है डिजीज नहीं है, बट भी स्पॉन्टेनियस सडन वहाँ पे जो है न्यूमोथोरेक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो वो उसका हो सकता है प्राइमरी। सेकेंडरी के अंदर क्या होता है, लंग डिजीज जो है प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो ट्रॉमा के अंदर तो क्या हो रहा है, किसी प्रकार का ट्रॉमा की वजह से एयर ट्रैपिंग हो रही है। न्यूमो मतलब एयर, थोरेक्स मतलब लंग्स वाले रीजन के अंदर। ठीक है, या फिर थोरेसिक कैविटी के अंदर, लंग्स में तो एयर रहती ही है, बट थोरेसिक कैविटी के अंदर जब उसके एनाटोमी अपन देखते हैं वहां पे। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट आगे कि इसका मैनेजमेंट कैसे करें। ठीक है, तो प्राइमरी मैंने आपको बता दिया, विदाउट एनी अंडरलाइन लंग्स डिजीज। सेकेंडरी कोई किसी प्रकार की अंडरलाइन लंग डिजीज हो। तो आपको सिंपल पूछा गया है स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स के बारे में। तो देखो अब इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो ट्रीटमेंट करने के लिए अपने पास में सबसे पहले अपना बेस्ट मैनेजमेंट तो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, नीडल एस्पिरेशन हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, नीडल एस्पिरेशन करने से नेक्स्ट एमसीक्यू अपना नीडल एस्पिरेशन से यह आता है कि कितने बोर की जो है नीडल हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो प्रिफरेबली कितने बोर की नीडल यूज करते हैं, तो 14 गोज से 16 गोज की जो नीडल यहाँ पे जनरली हम यूज में लेते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपने को एग्जाम में आंसर करना है, अगर ये आपको क्वेश्चन में ऑप्शन मिलते हैं तो। ठीक है, तो 14 गोज की नीडल वगैरह हम यहाँ पे यूज में लेंगे, और हम यहाँ पे जो है क्या ले सकते हैं, आईवी कैथेटर को भी हम यहाँ पे यूज में ले सकते हैं अपने पास में अगर नीडल प्रेजेंट नहीं है तो। कहाँ पे प्लेस करेंगे इसको, तो प्लूरल स्पेस के अंदर। ठीक है, प्लूरल स्पेस के अंदर यहाँ पे इसको जो प्लेस करेंगे, कहाँ प्लेस करेंगे। ठीक है, प्लूरल स्पेस में तो आप डालोगे फॉर श्योर, बट रीजन क्या रहेगा। ठीक है, रीजन क्या रहेगा, तो ये रहता है सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस।
ठीक है, अब ये सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस से भी क्या थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पे एमसीक्यू बन जाता है कि रीसेंट गाइडलाइन का अगर आपको एमसीक्यू पूछे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे रीसेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर आपको एमसीक्यू पूछे तो बेस्ट आंसर हमें क्या देना है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे आंसर जाएगा और सेकंड प्रायोरिटी पे क्या आंसर जाएगा, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, ये सेकंड प्रायोरिटी पे आंसर जाएगा। अगर क्वेश्चन में फिफ्थ है ही नहीं तो फिर प्रायोरिटी किसको देनी है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। अगर फिफ्थ भी है, टू भी है, फिर प्रायोरिटी किसको देनी है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस को। ओके, इतना सा जो है आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जो है यहाँ पे हम चेस्ट ट्यूब भी डाल सकते हैं, बट प्राइमरी इंटरवेंशन क्या रहता है, नीडल एस्पिरेशन, जो भी एयर है उसको एस्पिरेट आउट कर लीजिए। नेक्स्ट एमसीक्यू ये बन सकता है यहाँ से कि कंडीशन है टेंशन न्यूमोथोरेक्स। तो टेंशन न्यूमोथोरेक्स के अंदर ATLS हम यहाँ पे यूज में लेते हैं। ठीक है, ATLS के जो ओल्ड प्रोटोकॉल है उसमें कहाँ पर जो है नीडल इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पे करते हैं बस सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में। और रीजन क्या रहता है, लोकेशन क्या रहती है, तो मिड क्लेविकुलर लाइन। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी, अगर न्यू को आपको ऑप्शन में नहीं दिया है तो फिर यही यही अपना क्या करेक्ट आंसर रहेगा। अब अगर ATLS के अंदर 10th एडिशन में क्या किया गया है, अपडेट किया गया है वहाँ पे, आगे जैसे जैसे मेडिकल साइंस आगे बढ़ती जाती है तो नई नई चीज़ों के बारे में अपनी जानकारी प्राप्त होती है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है कि एडल्ट के अंदर नीडल इंसर्ट करनी है तो कहाँ पे करोगे आप, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस प्लस लोकेशन क्या रहेगी, मिड एक्सिलरी लाइन। यही अगर आपसे पूछ ले चाइल्ड में करने के लिए तो क्या लोकेशन रहेगी, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस एट मिड क्लेविकुलर लाइन। तो यहाँ से क्या है कि बहुत ही अपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं एग्जाम के अंदर, और ये जो है ऐसा टॉपिक है कि एग्जाम में यहाँ से पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको जो अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, गलत नहीं करके आना है ऐसे एमसीक्यूज, क्योंकि आते रहते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होने वाला है आज के जैसे ही। ठीक है, हम कोशिश करते हैं डे बाय डे अपने जो लेवल को अप करने की। ठीक है, आपके जो बेंचमार्क है उसके ऊपर सेट होने की कि क्या है RNCC। ठीक है, तो डे बाय डे हम जो है इम्प्रूव करते रहेंगे, आपको भी जो है इम्प्रूव करवाते रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आप सबको प्रिपेयर होना है, अपनी टेस्ट सीरीज वगैरह सब इन सब यहाँ पे अवेलेबल है RNCC के ऑफिशियल ऐप पे। यहाँ पे आपको जो अपने सपोर्टिव नंबर्स वगैरह जो आपको दे रहे होंगे उसके ऊपर आप कॉल और मैसेज करके इन टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, आपके लाइव क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग या फिर लाइव बैच के रिगार्डिंग, ठीक है, इन सब के लिए आप जो है इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हो। तो विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।